रहे थे बेटा अपन, एज फार एज इंटरनल, as far as are concerned, are concerned, comma, everything has been regularly done, everything has been regularly done. तो मान के चलेंगे ये चीज कि इफ क्या हो रहा है, इंटरनल जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स है वो कंपनी की प्रॉपरली हो रही, उसके अंदर वो घुस के नहीं मान सकता। इसी को ही क्या कहते हैं अपन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ऐसे ये एरो लगा के लिखो, इसी चीज को क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोई भी आउटसाइडर को वो बाउंड नहीं है कि वो इंटरनली क्या प्रोसीजर चल रहा है कंपनी के अंदर, इंटरनली क्या क्या चीजें हो रही है उस पे भी वो जानकारी रखे। भाई एमओए और एओए के बारे में हमको पता है, पर इंटरनली क्या चल रहा है कंपनी के अंदर वो पता करना आउटसाइडर के लिए जरूरी नहीं। चाहूं तो कर लो, मनाही भी नहीं है, पर वो बाउंड नहीं है, नहीं पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए तो जनरल मीटिंग बुलाई नहीं बुलाई, जनरल मीटिंग बुला ली तो उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया या कुछ भी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, नेक्स्ट मीटिंग पे शिफ्ट हो गई कि ये मैटर किस पे करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग पे डिस्कस करेंगे। तो ये वाली सारी बातें आउटसाइडर को पता हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, लिखिए, शेयर होल्डर्स आर, shareholders are entitled to assume that, shareholders are entitled to assume that company has, company has done, company has done all the proceedings, company has done all the proceedings in regular manner, in regular manner। भाई आउटसाइडर को भी है, प्लस वो शेयर होल्डर भी अज्यूम करके चलेगा कि कंपनी हमने जो एओए में लिखा हुआ है वो सारी चीजें कंपनी फॉलो कर रही, वो खुद आकर के जांच पड़ताल करे, डिटेक्टिव बने ऐसी जरूरत नहीं आती। क्लियर है? चलिए इसके एक्सेप्शंस आते हैं बेटा, लिखो एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, या व्हेन व्हेन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, knowledge of irregularity। पता था उसको, भाई भले ही वो अंदर की बात है कंपनी की, पर क्योंकि वो एम्प्लॉय उसका फ्रेंड था, या एनी हाउ वो जो कंपनी में कोई भी सपोज क्लैश हो रहे थे अपर मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट में, एट दैट टाइम वो कंपनी प्रेमिसेस में प्रेजेंट था, तो उसको पता था सारी चीज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बावजूद अगर वो कोई काम करता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसके ऊपर नहीं अप्लाई किया जाएगा, माना जाएगा कि भाई आपको पता था फिर भी आपने काम क्यों किया। ठीक है, सेकंड लिखो बेटा, फॉर्जरी, FORGERY, फॉर्जरी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स गलत बना लिया, आप बोलो भाई हमको क्या पता कंपनी के डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो इस टाइम पर भी आपको क्या, इंडोर मैनेजमेंट का कोई वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा इसके अंदर, एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस।
बात ऐसी थी कि नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत भी पता करते तो आपको पूरी रियलिटी पता चल जाती। ऐसी बात थी कि आप जरा सा भी कुछ पूछा चाची करते ना, आपको अंदर घुस करके ऐसा कोई मैटर था ही नहीं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती टू नो द ट्रूथ। तो ऐसा था कि भाई जरा सा कुछ तो आप थोड़ा सा भी ट्राई करते तो आपको सच्चाई का पता लग जाता। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, सपोज ए है एक आउटसाइडर और एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, ये इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड कर रहा है बेटा, सपोज ये क्या करती है, कार्गो कंपनी है जो क्या करती है, शिप से अपने गलत शिप बना दी, रुको, शिप से ये क्या करती है, सामान इधर उधर ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर इसके पास में, कंपनी के पास में एक ही शिप बचा था, वो भी कहाँ है, समुद्र में है, अंदर है। और वो ऐसा, उसमें ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि वहां पर क्या बहुत ज्यादा टोर्नेडोज वगैरह कुछ होते, और वो उसी एरिया में ही था। तो इट इज पॉसिबल कि वो जो इनका ये शिप है ये भी डूब चुका है। वाई ने क्या किया, इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो सामान है इनका, गुड्स हैं, वो क्या करेंगे, आप रेगुलर हमारा बाहर जाता रहता है, सपोज सामान जाता है सिंगापुर में, तो मेरा रेगुलर सिंगापुर नहीं ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो मेरा सामान रेगुलर ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो आप क्या करो, हमारे परमानेंट आप हमको हमारा सामान सप्लाई कर दिया करना। अब कंपनी ऑलरेडी डूबी हुई है, इसके पास जो 2-3 शिप्स है वो गए, या तो खराब हो गए या तो फिर बिक गए हैं। एक आखिरी शिप बचा था, वो भी कहाँ है, समुद्र में है। एंड इट इज 99% चांसेस, देर आर 99% चांसेस कि ये वाला जो शिप है ये भी डूब गया है। अब यहाँ पर ए बोले कि भाई ये तो अंदर की बात आ गई, कंपनी क्या काम करेगी कैसे करेगी, एओए और एमओए मैंने पढ़ लिया। एओए के अंदर था कि उसके अंदर 4 शिप होंगे, पर कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा आ गया था, वो 4 शिप बेचने पड़ गए। खरीद लेंगे नहीं, पर अभी तो बेचने पड़ेंगे। एक शिप भी कहाँ रहा है, डूबने की कगार पे, मतलब डूब रहा है, ऐसा ही 99% चांसेस है। अब ये बोले कि भाई ये तो कंपनी के अंदर की बात है, मेरे को कहाँ से पता है ये चीज, बोलते आप थोड़ा सा भी पता लगाते तो ये चीज तो पता लग जाती ना। थोड़ा सा भी कहीं से भी आप 2 फोन भी घुमाते तो भी आपको पता लग जाता क्या हो रहा है। आपने क्या किया, चला के नेग्लेक्ट किया कि भाई ये तो, मैं तो प्रोटेक्टर हूँ इंडोर मैनेजमेंट से, अब कोई भी बात आएगी लाइबिलिटी किसकी, कंपनी की, तो जब मेरे को प्रोटेक्शन है तो कौन माथा पचाएगा, चलने दो ऐसे ही। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप कंपनी से जब भी डीलिंग करेंगे आप पूरी जांच पड़ताल करो, अपनी बेस्ट एफर्ट लगा करके। फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है विच वॉज नॉट इजी टू नो, और वो किसका है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की बात आ रही है, तो जरूरी नहीं है हर चीज ही आपको पता हो। पर क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, अपने बेस्ट एफर्ट निकाल के आप क्या करिए, सारी बातें पता करो। क्लियर है, अच्छे से नोट डाल के लिखो बेटा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज, doctrine of indoor management is a safeguard, a safeguard against the possibility, a safeguard against the possibility of of abuse, possibility of abusing the doctrine of constructive notice। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या लाया गया था, भाई कंपनी क्या करे, धांधलियाबाजी नहीं करे, कि भाई इंडोर मैनेज अपना डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलते हैं, आप कंपनी से डील कर रहे हो, आप हम प्रिज्यूम करके चलेंगे सब कुछ पता हो, पर कंपनी ही कंसील कर रही है, ठीक है, कंपनी ही फॉर्ज कर रही है डॉक्यूमेंट्स। इस केस के अंदर क्या किया गया है, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस से जो पावर मिली है, उस कंस्ट्रक्टिव नोटिस से पावर किसको मिली है,
कंपनी को, आउटसाइडर को मिली है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस से? कंपनी को मिली है पावर कि अगर आप कोई काम ऐसा कर लेते हैं विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, तो अब उसके जिम्मेदार आप खुद, हम नहीं है। पर इंडोर मैनेजमेंट होता है भाई हो कुछ मैटर्स में इवन द कंपनी विल बी लाइबल, इवन दो वो सारे बात लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर नेक्स्ट नोट ही डाल के लिखो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स कंपनी from outsiders, from outsiders, whereas doctrine of indoor management, doctrine of indoor management protect outsiders, that's it। ठीक है, डॉक्ट्राइन्स क्लियर हुई। चलिए आगे चलिए। अच्छा आगे हमारा आता है बेटा इसके बाद में कन्वर्जन, नहीं, सेक्शन 3 हो गया, 4 हो गया, 5, सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या है बेटा? इसके अंदर क्या बताया जा रहा है हमारे, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि भाई क्या है, इफ, क्या बोला, कंपनी कैसे चलेगी एमओए और एओए के अकॉर्डिंग। पर बोला अगर एमओए और एओए हमारा जो एक्ट है उसको, उसका उल्लंघन करते हुए अगर कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी तो वहां पर वो चीज नहीं मानी जाएगी। हम बोल रहे हैं वैसे, हम जनरल केस सिनेरियो में बोले कि कंपनी किसकी मानेगी, एमओए और एओए की मानेगी। फिर दूसरा आ जाता है, एक्ट आ जाता है वहीं पे, भाई हमारी कौन मान रहा है, एमओए और एओए, कंपनी को मानना है। कंपनी को किसके अकॉर्डिंग चलनी है, एमओए और एओए, तो बस इन दोनों की माननी है आपको। एक्ट आ जाता है, भैया हम कहा, कंपनीज के लिए तो बनाए गए हैं हम, हमारी ही नहीं मानोगे। तो कहीं पे भी ऐसा आता है कि एक्ट तो बोल रहा है, सपोज एक्ट बोल रहा है कि डिविडेंड कहां से दिया जाएगा, डिविडेंड कहां से दिया जाएगा, फ्रॉम प्रॉफिट्स। हमारा एमओए और एओए बोलता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर क्लैश कर रहे हैं दोनों, एक्ट और ये दोनों क्लैश कर रहे हैं। हम किसकी मानेंगे बेटा, एक्ट की, क्योंकि एक्ट सुप्रीम है। एमओए और एओए एक्ट के अंडर आ रहे हैं। जब भी ऐसा होगा कि दोनों चीजों में क्लैश हो रहा है, हम मानेंगे किसकी, एक्ट की। ठीक है, लिखो इसके अंदर स्टार बना लो। सेक्शन नंबर 6, एक्ट टू override act to override memorandum comma articles etc। फर्स्ट वाले एरो में लिखो बेटा, एक्ट टू हैव
act to have overriding effect. सेकेंड उसमें लिखो inconsistent provisions to be void. Inconsistent provisions to be void. क्लियर है बेटा? क्या कह रहा है? एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग मतलब कि एक्ट जहां भी क्लैशेस हो रहे हैं मानेंगे किसकी? एक्ट। एमओए और एओए के अंदर कोई और बात लिखी हुई है और वो किससे क्लैश हो रही है? जो एक्ट में बात लिखी हुई है, तो हम मानेंगे किसकी? एक्ट। क्लियर है? कई बार बेटा आपके जैसे कंपनी को फ्रॉड करना होता है, वो चाहते कि हम कोई ना कोई लूप होल निकाले, इसमें लिख देंगे। फिर ये केस हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि भाई हमारे तो एमओए और एओए के अकॉर्डिंग हमने काम किया। तो भैया एक्ट किसके लिए है फिर, अगर तुम तुम्हारे हिसाब से सब कुछ करोगे? देर इज समथिंग कॉल्ड एक्ट ना, तो एक्ट के हिसाब से यू हैव टू डू एवरीथिंग। क्लियर है दोनों को? अच्छा एक चीज होता है, तुम दोनों साथ रह रहे हो, एक साथ आए हो, मतलब वहां से फ्रेंड्स हो? कहाँ रहते हैं? आसपास में ही रहते, दूर रहते हैं? तो बेटा आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आप घर पे नहीं हो। अब ये जो सर्दी आ रही है यहाँ, ये सर्दी बहुत जल्दी लगती है आपको, इससे बहुत जल्दी परेशान होते हो। और अभी की सर्दी अगर हो गई तो पूरा दिसंबर और लगभग मिड जनवरी तक बहुत परेशान रहोगे। एक्स्ट्रा ध्यान रखो क्योंकि मम्मा वगैरह कोई नहीं है घर पे, आपको खुद को ही सब कुछ करना है, खुद का ध्यान खुद ही रखना है। ठीक है? तो बीमार बाई चांस, देखो वैसे तो ना हो, ट्राई करो कि बीमार पड़ो ही मत। बाई चांस पड़ जाते हो, कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए वो आप बता दिया करो। ओके चलिए, मुझे इनको देख के अभी भी प्रॉपर हालत सही नहीं लग रही है, फेस सही लग रहा है बहुत ज्यादा, वैसे हालत हो रही है। फेस ही बहुत उतरा हुआ लग रहा है बच्चे आपका, तो ध्यान रखिए। ठीक है? अच्छे से, ये ध्यान रखेंगे तभी पढ़ाई होगी। पढ़ाई भी जरूरी है तो हेल्थ भी जरूरी है। ठीक है? चलो नोट डालो, इसके नीचे नोट डालो। द सेक्शन स्टार्ट्स विथ, द सेक्शन स्टार्ट्स विथ, इनमें लिखना है ऐसे, क्या बोलते हो तुम इसको? हाइफन नहीं, हाइफन तो वो होता है इन्वर्टेड कॉमास में। यस, लिखो इसके अंदर सेव एज अदरवाइज। सेव, सेव SAVE, सेव एज अदरवाइज। सेव एज अदरवाइज में क्या आएगा बेटा कि, तो अब ये जो सेक्शन लिखा हुआ है ना, सेक्शन नंबर 6, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वर्ड सेव एज अदरवाइज, फिर आगे की चीज लिखी हुई। दैट मीन्स क्या हो गया कि एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर क्लैशेस होते हैं तो मानेंगे किसकी? एओए के मानेंगे या एमओए की मानेंगे। ये लिखा हुआ ही एक्ट के अंदर। सेव एज अदरवाइज मतलब कोई प्रोविजन है, मान लो प्रोविजन नंबर 100 नहीं, वो बाद में करेंगे, 113 अभी तुमने पढ़ा नहीं है, नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ। एओए बोल रहा है कि क्या करोगे आप? 6 डायरेक्टर्स रख रहे हो अपनी कंपनी, और एक्ट बोल रहा है कि आपको भाई कितने रखने हैं? 2 डायरेक्टर्स रखने हैं, सॉरी, हाँ, 2 डायरेक्टर्स रखने हैं। 2 डायरेक्टर्स क्यों? एक्ट बोलता है कि आप अपनी कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रख सकते हो? 2। एओए बोलता है हम कितने मैक्सिमम रख सकते हैं? 6। अब क्लैश हो गया दोनों में, किसकी मानेंगे? नॉर्मल केस सिनेरियो में बोलो किसकी मानेंगे? एक्ट। पर
कई बार ऐसा होता है एक्ट में ही लिखा होता है कि हम ये लिख रहे हैं, पर अगर एओए में लिखा हुआ हो ना, कुछ और लिखा हुआ हो, या एमओए में कुछ और लिखा हुआ हो, आप वो वाली चीज प्रिवेल करेगी। दैट मीन्स एक्ट में ही लिख दिया कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, वो सेक्शंस कौन से अपन आगे पढ़ेंगे, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो क्या माने जाते हैं, क्या उन सेक्शन से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है एक्ट के अंदर कि सेव एज अदरवाइज, मतलब कि उसमें ही लिखा हुआ है कि आपको किसकी प्रोविजन, कौन सा मैटर मानना है, एओए का। एक्ट में कुछ लिखा हुआ है पर उन्होंने पहले ही ये मेंशन कर दिया है, भाई तुम्हारी मर्जी हो तो हमारी बात मानना, अदरवाइज तुम तुम्हारे एमओए और एओए को प्रिवेल कर सकते हैं। आए समझ में? अच्छे से क्लियर? चलो आगे चले, आगे करेंगे अपन सेक्शन, चलिए ऑल्ट्रेशन पढ़ लेते हैं अपन अब। ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14, ऑल्टरेशन ऑफ एओए। अब एओए कब बनाते हैं अपन, कंपनी बनती है तब। तो दैट मींस पत्थर की लकीर हो गई कि आप तो हम चेंज ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही जो लिखा गया है अब जब तक कंपनी जिंदा है यही बात माननी है, ऐसा है क्या? नहीं, टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, उसके अंदर चेंजेस लेते रहते आते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, जो भी उस टाइम पे मार्केट की क्या सिचुएशन है, उस बेसिस पे बिजनेसमैन एक्ट करता है। सपोज हमने 6 साल पहले अपना एओए लिखा था और आज हमको चाहिए बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि मार्केट इतना चेंज हो गया है। तो अब क्या करेंगे अपन, एओए को चेंज करेंगे, अमेंड करेंगे। ठीक है, कैसे अमेंड करेंगे बेटा, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है? चलिए लिखो इसके अंदर, फॉर ऑल्टरेशन, फॉर ऑल्टरेशन कॉमा, फॉर ऑल्टरेशन कॉमा अ एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन लिखना, a special resolution need to be passed, need to be passed। लिख लिया? सेकंड पॉइंट लिखो बेटा इसका, ऑल्टरेशन इंक्लूड, ऑल्टरेशन इंक्लूड्स, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन इंक्लूड्स, ऑल्टरेशन इन, alteration includes alteration having effect of conversion, having effect of conversion of private to public company and public to private company। ठीक है, अब एक चीज आती है बेटा, अपन ऑल्टर कर रहे हैं, ऑल्टर कैसे कर रहे हैं अपन, कन्वर्ट कर रहे हैं। जब एओए में अपन ऑल्टरेशन करते हैं, वो कैसे इफेक्ट लेती है, जैसे कि अपन कन्वर्ट करें कंपनी। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, हमारी क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, हमने शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, बहुत सारी सारी चीजें की हुई है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यार पब्लिक कंपनी से ना हम क्या कर लेते हैं, इसको प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं। तो आरओसी को वो देगा, नोटिस देगा आरओसी, उसकी जांच पड़ताल वो अलग सी। पर इसमें ये बताओ, एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है क्या, कि हाँ आओ एप्लीकेशन दो और जाओ आराम से कर लो, ऐसा होता है क्या? क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि पब्लिक कंपनी के पास में पैसा किसका है, पब्लिक का है। अब वो एकदम से प्राइवेट हो जाए,
सपोज मैंने उसके स्टॉक्स खरीद रखे, उसके शेयर्स खरीद रखे हैं। अब मैंने खरीद रखे किसी रीजन से, अब सबका दिमाग अलग अलग। मैं सोच रही हूँ मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद के रख देती हूँ, आगे बढ़ेगा, इसलिए मैंने कर लिया। अब पता पड़ा ये पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट कंपनी बनने जा रही, तो मेरा तो पैसा ही मतलब डूब सा ही गया लगभग। क्योंकि अगर जैसे ये मार्केट में बात फैली है पब्लिक कंपनी प्राइवेट हो रही है, तो इसके शेयर्स की वैल्यू तो वैसे ही कम हो गई। तो क्या हो गया, ये तो मेरे साथ दिक्कत आ गई। तो इसलिए क्या कहा गया है कि अगर किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट होना है, तो भैया आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो लोग जांच पड़ताल करेंगे कि आपके इस कन्वर्जन से दूसरे लोगों को ज्यादा हार्म तो नहीं पहुंच रहा। क्लियर है? चलिए लिखिए, इसके अंदर क्या लिखवाया? कुछ भी नहीं, लिखो। conversion of public company into conversion of public company into a private company shall not be valid unless approved by central government. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नोट डाल के नेक्स्ट पॉइंट लिखो। any alteration in articles any alteration in articles effect have effect have effect of डैश लगा के लिखो, removing removing rem, uh, removing limitation, restriction, removing limitation, restriction and prohibition a- and prohibition applicable to a private company applicable to a private company, comma, results in seizing the results in seizing the seizing the लिख लिया, status of private company। लिख लिया बेटा? तो क्या कह रहा है ये कि जो अपना एओए है उसको चेंज करते हैं, तो वो कैसा लगेगा वो, कि आप क्या करें, एक प्राइवेट कंपनी का एओए चेंज करके उसको क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिक कंपनी करना चाह रहे हैं। आराम से करो, कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ लीगल कंप्लायंसेस है, उनको फॉलो करो और आराम से आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, नो इश्यूज। पर इसके अंदर क्या बोला गया कि जैसे ही आप ऑल्ट्रेशन के अंदर चेंजेस करेंगे ना, उनको अपन कैसे मानेंगे, रिस्ट्रिक्शन, या फिर उसके अंदर क्या मानेंगे हम, लिमिटेशन, या फिर रिमूविंग, ऐसे वाले अपन इफेक्ट दे देंगे। ऐसे वाले इफेक्ट होंगे उसके ऊपर कि भाई क्या कर रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम या फिर एमओए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिमूव कर रहे हैं। तो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनने के लिए कुछ चीजें रिमूव कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, कुछ चीजें ऑल्टर कर रहे हैं कि भाई हाँ सही है, बस थोड़ा सा ऑल्टरेशन, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से होती है। और जब एक कंपनी भले ही पब्लिक, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट, इन्होंने अपने एमओए और एओए के अंदर चेंजेस करे, उसको रजिस्टर किया किसके पास में, आरओसी के पास में। आरओसी ने इनको वापस से सर्टिफिकेट इशू किया, किया नहीं किया?
ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी का स्टेटस कभी भी होल्ड कर सकती है क्या? नहीं, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो गई कंपनी नंबर 1 और ये कंपनी नंबर 2। तो कंपनी नंबर 1 थी प्राइवेट, जो पब्लिक हो गई है, तो अब ये प्राइवेट कंपनी क्या हो जाएगी, सीजेस टू एग्जिस्ट। ऐसे ही ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नंबर 2 है विच वाज पब्लिक कंपनी, वो कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में, तो अब ये पब्लिक कंपनी क्या हो गई, सीजेस टू एग्जिस्ट। क्लियर? अच्छे से आगे चलें। all the all the alteration and all the alteration and central government's order, all the alteration and central government's orders approving alteration, approving alteration must be filed with ROC, must be filed with ROC। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो भी आपने चेंजेस किए वो ऑल्ट्रेशन जो चेंजेस किए हैं वो, एंड अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, परमिशन किस केस में होगी, जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में जा रही है, तो इस केस सिनेरियो के अंदर जो भी आपने चेंजेस किए हैं, प्लस आपने कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी वो सब लगाइए, वो सब किसको देनी है बेटा आपको, आरओसी को। तो क्या करना है आरओसी को हमको, चेंजेस प्लस, चेंजेस मत लिखो इसके अंदर, लिखो ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन प्लस सीजीज ऑर्डर, किसके पास में जाएंगे वो, आरओसी के पास में। आरओसी के पास में जाएंगे, ठीक है। आरओसी के पास में कैसे जाएंगे बेटा, अपन अपन जो भी चेंजेस किए उसकी प्रिंटेड कॉपी आरओसी को भेज देंगे, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया बेटा अच्छे से, कंफर्म? आगे बढ़े अपन, चलो अब एक चार्ट बना लो छोटा सा, जिसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि भाई एक सेकंड बच्चा, ठीक है, हाँ, चार्ट बना लो जिसके अंदर अपन सेक्शंस देख रहे हैं और क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, वो सब देख। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो इसके अंदर बेटा, एमओए एंड एओए, हेडिंग क्या डालोगे, एमओए एंड एओए। इसके अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है एमओए। इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन है, एमओए डिफाइन किस में हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4 में। फिर सेक्शन नंबर 13 के अंदर इसका क्या बताते हैं बेटा, ऑल्टरेशन। एओए कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है, और सेक्शन नंबर 14 के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑल्टरेशन।
सेक्शन नंबर 12 है बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, एंड सेक्शन नंबर 16 के अंदर बताता है आपको कोई रेक्टिफिकेशन करना हो अपने कंपनी के नेम के अंदर। तो ये वाले सेक्शंस एमओए और एओए के रिलेटेड है। सेक्शन नंबर कौन कौन से, 6, 10, 15, 16 नहीं बेटा 17 लिखो, 16 तो इधर आता है, वो तो रिलेटेड प्रोविजन में, गलती से 17 लिख दिया, 16 लिख दिया। क्लियर। अब इसमें से हमने पढ़ कौन कौन से लिए, सेक्शन नंबर 4 पढ़ लिया हमने, एमओए लिखा था। सेक्शन नंबर 5 पढ़ लिया हमने, एओए वाला। सेक्शन नंबर 6 पढ़ लिया हमने अभी, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। ठीक है। अब हमारा आता है, यहां से चालू करते हैं अपन सेक्शन नंबर 13 से। ये सेक्शंस हमारे और बच रहे हैं। ये बताता है एमओए के ऊपर कौन कौन से उसी के लिए सेक्शन है, वो 4 और 13 है। सिर्फ एओए के लिए सेक्शन है, वो 5 और 14 है। सेक्शन नंबर 6, 10, 15 एंड 17 ये एमओए और एओए दोनों के लिए, दोनों के ऊपर लगेंगे। और फिर इससे कुछ रिलेटेड प्रोविजंस है कि भाई ये हैं, तो इसके साथ साथ में इनको भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना हो। क्लियर है। सेक्शन नंबर आप 13 अपन करते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। ठीक है। एमओए एक बार ही बना दिया तो ऐसा तो है नहीं अपन उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, ऑल्टरेशन हो सकता है, आराम से हो सकता है। ऑल्टरेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कौन कौन से एमओए के अंदर क्या ऑल्टर करेंगे अपन, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ये क्लॉजेस जो अपने हैं उन्हीं को ही अपन चेंजेस करेंगे। तो चलो अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा नेम क्लॉज चेंज करना, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, सेक्शन नंबर 13। तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ये लिखने के बाद में लिखो, MOA may be altered by passing special resolution। MOA के अंदर आपको चेंजेस करने हैं तो क्या करो आप, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। फिर सेकंड लिखो, ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, नेम क्लॉज को कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आप परमिशन लो। ठीक है, कि जी हमारा ये नेम था, हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, फॉर, नहीं इन राइटिंग नहीं, हाँ इन राइटिंग सही है, सही है, सॉरी, इन राइटिंग फॉर अप्रूवल। ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा, पहले आप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगाओगे। सपोज अप्रूवल आपको मिल गई, अप्रूवल मिल गई, अप्रूवल ग्रांटेड। अब क्या करो आप, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, किसमें, जनरल मीटिंग में। ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो गया आपका। अब क्या करो, ये दोनों की दोनों भेजो किसके पास में, आरओसी के पास, कॉपी टू आरओसी। फिर आरओसी क्या करेगा, शैल रजिस्टर न्यू नेम in place of old name, in place of old name, and न्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा न्यू नेम के साथ में, एंड इशू, यहाँ पे एंड इशू सर्टिफिकेट।
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन न्यू वाला इशू कर देगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ नेम अदला बदली कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, गवर्नमेंट से परमिशन लो, परमिशन मिल गई है, जनरल मीटिंग बुलाओ, वहां पे एसआर पास करवाओ, एसआर पास करने के बाद में दोनों की कॉपी लगाओ आरओसी को, आरओसी क्या करेगा, नेम चेंज कर देगा और आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा बाय बाय चेंजिंग नेम। सिर्फ और सिर्फ उसमें नेम चेंज होता है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह से पहले का ही चल रहा होता है कि भाई हम कब इनकॉर्पोरेट हुए थे। सपोज आप 6 साल बाद में बता वो कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ा ना 6 साल बाद में आप दोबारा से न्यू इनकॉर्पोरेशन होगा, नहीं, क्या करेंगे, न्यू सर्टिफिकेट सिर्फ प्रोवाइड करवाएंगे बाय चेंजिंग द नेम। 6 साल पुरानी ही कंपनी है ये तो। क्लियर है, नोट डाल के लिखो बेटा या स्टार मार्क करके लिखो। टू ऐड और डिलीट, to add or delete the private the word private along with the name along with the name does not require does not require approval by central government। आप क्या करना चाह रहे हैं, नेम के अंदर से सिर्फ प्राइवेट वर्ड हटाना है या ऐड करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनना चाह रही है या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाह रही है। तो फिर क्या करो, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ और जो अपन ने फॉर्मेलिटीज पढ़ी वो करो और बात खत्म। क्या फॉर्मेलिटीज पढ़ी अभी अपन ने, कि पब्लिक कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लो कि भाई हम पब्लिक कंपनी हम प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएं क्या। ठीक है, वो बोल देते हो जाओ, नेम चेंज की नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ले रहे हैं कि हम पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनना चाह रहे हैं। वो अप्रूवल दे देते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, नेम में भी चेंजेस आएंगे तो अब इस नेम चेंज के लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं लेनी। अब प्राइवेट अगर पब्लिक बनना चाह रही है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी, क्योंकि नेम भी चेंज होगा, प्राइवेट पब्लिक बनेगी तो, क्योंकि वो रिमूव कर रही है नेम प्राइवेट लिमिटेड, तो सिर्फ लिमिटेड लगाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड या रिमूव करने के लिए नहीं चाहिए आपको परमिशन, आप सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ और आरओसी को एप्लीकेशन लगा दो, नोटिस दे दो। क्लियर है, अच्छे से। नोट नंबर 2 लिखो बेटा, या स्टार मार्क कर रखा है तो स्टार वापस से लगाओ। क्या कहता है ये कि भाई अभी हमारा कंपनीज एक्ट कब आया है, 13 में। क्या हुआ, रेगुलेशंस आए थे 2014 के अंदर, जो क्या कहता है कि कुछ कंपनीज नेम चेंज नहीं कर सकती, कुछ कंपनीज नेम चेंज नहीं कर सकती है। कौन कौन सी कंपनी, लिखो इसके अंदर, स्टार मार्क करके लिखो, एज पर रूल्स, रूल रूल नहीं बेटा, एज पर सेक्शन, सॉरी, एज पर रूल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड रुको, कंपनीज एज पर रूल 29 ऑफ कंपनी, ऐसे लिखेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 का रूल नंबर 19 सॉरी 29, 2014 के अंदर ये आया था, जिसके अंदर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड और भी कुछ चीजें उनको ऐड करनी थी, तो उन्होंने अलग से रूल्स ही बना दिए कि ये रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। 2014 कॉमा लगा के लिखना, चेंज changes change shall not be allowed to company, change shall not be allowed to company which has not filed annual return or financial statements or failed to pay
failed to pay matured deposits, नहीं, matured debentures or deposits or interest thereon, or deposits or interests thereon. तो जिस कंपनी ने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं अभी तक फाइल की हैं, टाइम हो गया है, जब तक आपको वो एक होता है, कब तक फाइल कर सकते हैं एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 6 महीने के अंदर अंदर फाइल करना होता है आरओसी को। पता है अकाउंट्स में पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं आया? चलो, क्या बोला जाता है इसमें कि भाई आपको क्या करना है, आपके एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयरली जो वो होते हैं, तो अपना ईयर एंड होता है कब? अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइल करने होते हैं। 6 महीने तक तो ठीक है, आपने 6 महीने तक फाइल नहीं की है, और आप क्या चाह रहे हो दिसंबर के अंदर कि हम हमारी कंपनी का नेम चेंज कर ले, तो वो बोलते हैं कि नहीं जी, आप नहीं कर सकते हैं। या फिर सेकंड चीज क्या कहा है कि डिपॉजिट्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? उनको पे करना पड़ता है। डिबेंचर्स यही होते हैं, पढ़ा है थोड़ा सा डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स तुम बताओ चलो। लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो कंपनी किसी और से लेती है, बाहर वालों से लेती है। ठीक है, अब क्या हुई, ये डिपॉजिट्स लिए हमने किसी से, या हमने क्या किया है, डिबेंचर्स इशू किए हैं, वो मिच्योर हो गए, तो अब कंपनी को पे करना पड़ेगा। कंपनी पे नहीं कर रही है, या तो उनका क्या किया, अमाउंट पे नहीं किया, या उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो जब तक डिफॉल्ट में है, जब तक वो अमाउंट पे नहीं कर देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर देती है, तब तक नेम चेंज वो नहीं कर सकती। ये किसमें लिखा है? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अंदर। क्लियर? चलो, ऐसे एरो लगा के लिखो। कब तक नहीं कर सकती है? लिखो इसके अंदर, टिल टाइम, टिल टाइम such default continues, till time such default continues। अच्छा, एनुअल रिटर्न कहाँ फाइल करते हैं बेटा? यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, अंडर सेक्शन 92, यही लिख लो, फिर आगे मैं पढ़वाऊंगी ना तो फिर सही रहेगा। और फाइनेंशियल रिटर्न्स कहाँ फाइल करते हैं? अंडर सेक्शन 132, नहीं 137, सॉरी, अंडर सेक्शन 137। ठीक है, नेम क्लॉज चेंज का हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस चलो कल करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बहुत बड़ा है, बाकी ऑल्टरेशन थोड़े बड़े बड़े 2 मिनट में हो नहीं पाएंगे। क्या पढ़ा अपन ने आज? एक तो सेक्शन नंबर 6 पढ़ा, क्या बोलता है? एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, दैट मींस एमओए और एओए और एक्ट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो कभी भी क्लैश होता है तो किसकी हम मानेंगे? एक्ट। पर प्रोवाइडेड दैट आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो सेक्शन है ना 6, वो चालू कैसे होता है देखिए, मैं बताती हूँ आपको। बेयर एक्ट्स पता है क्या होता है? बेयर एक्ट्स क्या होते हैं बेटा? हमारे ना सिर्फ एक्ट्स, मतलब उसके अंदर कुछ, आप जैसे बुक पढ़ते हो उसके अंदर तो क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन लिखा हुआ है, फिर उसको समझाना एग्जाम्पल सब लिखा हुआ है। बेयर एक्ट्स के अंदर सिर्फ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, सेक्शन नंबर ये कहता है, सेक्शन नंबर 6 ये कहता है। तो जब भी अपन लॉ 4 पढ़ते हैं तो वो किससे पढ़ते हैं? बेयर एक्ट से। अब वो बेयर एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा, अगर कभी भी कहीं पे भी लॉ का पॉइंट आता है तो अपन कहाँ रेफर करते हैं? बेयर एक्ट। तो आपको बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 6 बताती हूँ मैं, एक सेकेंड।
ऐसे होता है ये बेयर एक्ट, इसके अंदर सारे के सारे पहले तो ये तो इंडेक्स है। ये देखिए फर्स्ट सेक्शन आ गया अपना शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। फिर ये टू डेफिनेशन आ गई अपनी सारी की सारी। अपन आता है सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन नंबर 3 हमने पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज कैसे फॉर्म होती है। सेक्शन नंबर 4 हमारा मेमोरेंडम के बारे में बताता है सारा चीज। सेक्शन नंबर 5 हमारा आर्टिकल्स के बारे में बताता है, ये जो आर्टिकल्स है दैट मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 6 देखिए स्टार्ट आ रहा है, सेव एज अदरवाइज। ऐसे ही चालू हो रहा है ये, सेव एज अदरवाइज मतलब कि क्या आता है यहाँ पर, कि इस लाइन को हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं कि जहां पर भी सपोज एक्ट में ही लिख दिया कि ये प्रोविजन उन्होंने लिख दिया और बोल दिया कि अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हुआ है तो हम उसकी मानेंगे, तब उन कुछ सिचुएशंस के अंदर क्या मानेंगे, हम आर्टिकल्स की मानेंगे। सेक्शन 113 एंड ऑल है वो मैं कराऊंगी, तो इसको वापस से हम वो करेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि उसको पूरे टॉपिक को समझाना पड़ेगा और अभी कुछ सब खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगी क्योंकि अपन डिटेल में पढ़ नहीं पाएंगे। तो वहां जब बताऊंगी तब याद दिलाऊंगी कि ये देखो ये वो वाला सेक्शन है। क्लियर है। चलिए फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 13। 13 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, जिसने क्या करा, ऑल्ट्रेशन कैसा होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। नेम क्लॉज आप कैसे चेंज करेंगे, गवर्नमेंट की परमिशन लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, दोनों की कॉपीज किसको दो, आरओसी को दो। आरओसी फिर क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा बाय चेंजिंग न्यू नेम इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। अगर आप सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड या लेस करना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा, बस यही किया अपन ने, यही किया है। उसके बाद तो नेक्स्ट क्लास तो अपन ने पढ़ाई। आया समझ में यहाँ पे, क्लियर है अच्छे से पूरा। सेकंड क्लॉज अपन ने, सेकंड अपन ने नोट में क्या लिखा है कि आप चेंज नहीं कर सकते, कब, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं है, और मतलब या तो ये नहीं है या फिर आपने क्या कर रखा है, मेच्योर डिपॉजिट डिबेंचर्स या उनके इंटरेस्ट आपने पे नहीं किए। पे कर दो फिर नेम चेंज कर लेना, या फिर रिटर्न्स फाइल कर दो तो नेम चेंज कर देना। जब तक डिफॉल्ट में है कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी नेम चेंज नहीं कर सकती। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया। चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। समझ में आ रहा है, क्लियर अच्छे से, पक्का। तरीका सही लग रहा है कि तरीका थोड़ा चेंज करना है कि नहीं मैम इसमें ऐसा ऐसा कुछ करो। अभी एग्जांपल्स नहीं लेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच अभी कहीं नहीं आ रही है, अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी उसके साथ में अपन एग्जांपल्स, उसके साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करूंगा, ठीक है। पक्का अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। जब भी लगे कि मैम यहाँ पे, क्योंकि क्या है जब बच्चे बहुत सारे होते हैं ना तब मैं इतना नहीं पूछती, पर अभी आप सिर्फ दो ही जने हो, वो भी पता नहीं आते हैं नहीं आते, तो आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, ये आपके साथ में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कम बच्चे हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी डाउट है या तुमको लग रहा है मैम ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में, या मैम उस दिन क्लास में ना हमारा ऐसा था, या आपको मेरा एंथुसियाज्म कम लगा, क्योंकि जरूरी नहीं है देखो मैं उसी एंथुसियाज्म के साथ में रोज हूँ, कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे मेरा भी। कभी भी ऐसा कुछ लग रहा है हम टॉपिक भी रिवाइज कर लेंगे क्योंकि अभी वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। ये इतना टाइम आप लोगों ने जब पहले क्लासेस ज्वाइन करी है तो इसका अच्छे से पूरा का पूरा प्रिविलेज हुआ। टॉपिक आ रहा है टॉपिक अपन रिपीट कर लेंगे, कहीं भी कुछ भी आ रहा है सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। चलो